तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 26 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, सभी प्रश्न मिल चुके हैं। तो हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न कंप्यूटर से रिपीट हुए हैं, जीके से कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्नों का एग्जाम एनालिसिस आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलता है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए कम समय में आपको पूरे एग्जाम का एनालिसिस देते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या आया था। देखिए तो आज का पहला प्रश्न ही स्क्रीन पर यही दिखाया गया था कि इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में से नहीं बहती है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग प्रश्न था। ऑप्शन में आपका ताप्ती दिया हुआ था, नर्मदा दिया हुआ था, महानदी और दामोदर, ये दोनों दी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा होगा। तो इसका महानदी भी हो सकता है, दामोदर भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर दामोदर माना जाएगा, क्योंकि अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो दामोदर एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी टच नहीं करती है, जबकि महानदी कहीं कहीं से मध्य प्रदेश को टच करती हुई निकलती है। तो व्यापम जो है वो जहां तक है दामोदर को ही इसका आंसर मानेगा। चलिए बाकी हम दामोदर और महानदी दोनों के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम महानदी की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो आपकी महानदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला हुआ करता था। नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि महानदी के और अन्य नदियों के पुराने नाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। महानदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से ये जो है निकलती है। और रायपुर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक ही हुआ करता था, तो कुछ पार्ट से मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट से टच होकर के निकलती है। इसलिए जो है इसको यहाँ पर माना जाता है कि थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश में टच करती है, इसलिए दामोदर इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए दामोदर नदी के बारे में बता दें तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और कहीं से भी मध्य प्रदेश को टच नहीं करती। ठीक है, हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई आपकी 592 किलोमीटर है। इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील का क्षेत्र जो है उसमें जल निकासी दी जाती है, तो याद रखिएगा। बाकी एक प्रश्न और बनता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, आगे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर दामोदर नदी माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल क्रम में मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं, तो सही आंसर है 19वें नंबर की ये राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, तो चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। वो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं। वो वर्ष 2014 में गुजरात विधानसभा के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये मंगू भाई छगन भाई पटेल के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए ये जो पहले हुए हैं कौन से क्रम के हैं, तो क्रम वगैरह पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ करके आप जाइएगा। अभी कल ही आपसे महिला राज्यपाल पूछ लिया गया था। ठीक है, उससे पहले जो आपकी मध्य प्रदेश की जो महिला वो राज्यपाल थी, कौन थी, कहाँ की थी, अब कहाँ गई हैं, ये सब प्रश्न बन रहे हैं, तो इनको आप पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पर हुआ है, सही एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया। ये जरूर बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम से एक प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में सब जानकारी आपको देते हैं 2022 के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। हो सकता है यही प्रश्न बना हो कि मध्य प्रदेश में हुआ या कहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश में हुआ है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तो नए साल में 30 जनवरी से 11 फरवरी, ये डेट जरूर याद रखिएगा, तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का ये 5वां संस्करण था। संस्करण का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, क्रम कौन सा है, तो 5वें क्रम का सीजन जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए प्रदेश के 8 शहर, इन शहरों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक कोई दूसरा ऑप्शन डाल देंगे, पूछेंगे इनमें से किस शहर में आपका जो है ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 8 शहर हैं। कौन कौन से, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन, जिसे महेश्वर भी कहते हैं, इनको चुना गया है। ठीक है, ये सारे आप जो है याद कर लीजिएगा। इनमें से एक प्रश्न बन सकता है आगे, आपके खेलो इंडिया यूथ गेम आ गया है तो आगे इनमें से एक प्रश्न बनेगा कि कौन से शहर में नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका जो है एक साइकिलिंग गेम जो होता है, वो साइकिलिंग गेम जो है उसका कहीं पर जो है स्टेडियम है वो नहीं है मध्य प्रदेश में, तो वो साइकिलिंग वाला गेम जो है वो दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा गेम दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का। ठीक है, 2022 का। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य पूछा गया है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य। किस लिए फेमस है आइए देख लेते हैं। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। बाकी आपको बता दें कि कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की हम एक ऑलरेडी पीडीएफ बना चुके हैं,
आज शाम तक जो है वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। लगभग 15 मार्च से लेकर के आज तक के जितने प्रश्न कंप्यूटर में आए हैं, उनको एक साथ कंपाइल करके हम वो 15 मिनट की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसको आप देख लेंगे तो आराम से आपके आगे 20 से 22 प्रश्न आराम से कंप्यूटर में बन जाएँगे। इतने प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, 22-30 प्रश्न ही कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में ये स्थित है। काजीरंगा उद्यान न केवल भारतवर्ष में परंतु पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए लोकप्रिय है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो 1908 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो 243 ज्ञात गुफाएं हैं। हालांकि अन्य गुफाओं की बात करें तो अगर ऑप्शन में 243 है तो 243 सही आंसर होगा। अगर 500 दिया हुआ है तो 500 भी आपका सही आंसर होगा। छोटी मोटी गुफाओं को मिला करके कुल 500 होती हैं। अब वो ऑप्शन देखना था कि ऑप्शन में क्या दिया दिया होता, ठीक है? चलिए बात करें भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक सुप्रसिद्ध स्थान है, ठीक है? यहाँ पर कुल 243 गुफाएं हैं। रायसेन वाला याद रखिएगा, भोपाल में नहीं माना जाता, रायसेन में ही माना जाता है। एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न आया था तो रायसेन को माना गया था। भीमबेटका रायसेन जिले में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। अमेरिका ने अभी हाल ही में शनि उपग्रह के लिए मिशन की डेडलाइन क्या रखी है? तो शनि उपग्रह से संबंधित एक प्रश्न आया था जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया था। करंट अफेयर का प्रश्न था। तो सैटर्न मून नाम से जो है एक जो है आपका अमेरिका ने सैटर्न मून नाम से एक शनि उपग्रह के लिए अपना जो मिशन बनाया है, जो 2027 में लॉन्च होगा और 2030 तक इसकी डेडलाइन रखी गई है। अब क्या यही प्रश्न था या नहीं था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो कुछ अन्य प्रश्न बन सकते हैं आपके शनि उपग्रह से, वो देख लेते हैं करंट अफेयर के। तो टाइटन पर जाने वाला नासा का हेलीकॉप्टर है ड्रैगन फ्लाई। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये शनि पर गया हुआ है। ड्रैगन फ्लाई नाम का हेलीकॉप्टर है, ठीक है? बर्फीले रेत पर ये उतरेगा। बाकी नासा का एक और मिशन है जो शनि पर गया था, उसका नाम था मिशन कैसिनी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैहर शारदा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सतना में स्थित है मैहर शारदा देवी मंदिर। इसके बारे में पहले भी हम आपको प्रश्न बता चुके हैं। सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। कुछ जानकारी देते हैं तो देखिए, पवित्र माँ शारदा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में स्थित है। सतना जिला मुख्यालय से अनुमानित दूरी 40 किलोमीटर है इसकी, ठीक है? और पर्वत पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा, ये मंदिर जो है वो त्रिचूट पर्वत पर स्थित है। 600 फीट की ऊंचाई पर ये जो है मंदिर स्थित है, ठीक है? और इसको चढ़ने के लिए 1001 सीढ़ियाँ पूछा जा सकता है। प्रश्न बन सकते हैं भैया कितनी सीढ़ियाँ हैं सैयर वो मैहर शारदा देवी मंदिर में? तो 1001 सीढ़ियाँ याद रखिएगा, बन सकता है प्रश्न, ठीक है? क्योंकि व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सेम टू सेम जामा मस्जिद का प्रश्न बन रहा है। पहले भी बना था, फिर बना है। उसके बाद अभी चंदेरी वाली मस्जिद का प्रश्न बना है। तो मस्जिद, महल, मकबरे, किले, ये सब प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? तो कुदासिया बेगम ने इसको बनाया था। कुछ जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो इसका निर्माण भोपाल राज्य की 8वीं शासिका नवाब कुदासिया बेगम ने 1832 ईस्वी में शुरू करवाया था, ठीक है? कब बनाया था? 1832 में, ठीक है? बाकी भाई सीढ़ी नहीं, यहाँ पर ढाई सीढ़ी है, ठीक है? तो ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद है, आगे प्रश्न बनेगा पक्का, ढाई सीढ़ी की मस्जिद कहाँ पर है? तो ये भी आपकी भोपाल में स्थित है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। अब बाकी मस्जिद जैसे कि बुरहानपुर वाली मस्जिद है या अन्य जो भी मतलब आसपास की मस्जिदें हैं, उनको आपको याद रखना है, जो थोड़ी सी पुरानी या फिर थोड़ा सा चर्चा में रही है। जैसे कि बिना मीनार वाली मस्जिद कौन सी है? ये प्रश्न लगातार बन रहा है, ठीक है? तो आप लगातार एनालिसिस देखते रहिए, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा पड़ता रहेगा। और बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 15 मार्च से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था। लगभग 50-60 प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो 15 मार्च से अब तक के सारे वीडियो आपको देख कर के जाना है, अगर आपका कल या आज में पेपर है, ठीक है? चलिए, अलाउद्दीन खान का संबंध किस जिले से है? या तो ये प्रश्न बना था या फिर ये प्रश्न बना था कि इनमें से कौन से संगीतकार का जन्म या फिर कौन से वादक का जन्म जो है वो मैहर में हुआ था, ऐसा प्रश्न था कुछ। तो अलाउद्दीन खान का जन्म जो है मैहर में हुआ था। मैहर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ देख लेते हैं अलाउद्दीन खान के बारे में। तो अलाउद्दीन खान एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे, ठीक है? वह एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षकों में से एक थे, ठीक है? सरोद वादक थे जो अलाउद्दीन खान थे, ये आपको याद रखना। मैहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदियों से 2 प्रश्न आए थे। तो सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा है, ठीक है? दूसरे क्रम पर ताप्ती नदी आती है। अब इन दोनों से कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो आइए देख लेते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और दोनों नदियाँ जो हैं वो अरब सागर या फिर आपकी मतलब अरब सागर में ये दोनों की दोनों नदियाँ गिरती हैं और एक दूसरे के समांतर ये दोनों नदियाँ बहती हैं, ठीक है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये दोनों नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न नर्मदा और ताप्ती से बन सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती कहाँ से, मुल्ताई से निकलती है? नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, ठीक है? अब इतना तो आप जानते होंगे, ये तो कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें।
पत्थरों को जोड़-जोड़ कर बनाया गया मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये कुछ ऐसा प्रश्न बना हुआ था पत्थरों से बने हुए मंदिर से ऑप्शन का पता नहीं चल पाया, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो ये आपका मुरैना वाला कक्कड़मठ मंदिर पूछा गया होगा, ठीक है? तो मुरैना में स्थित है पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया मंदिर। आइए देखते हैं कौन-सा मंदिर है? इसका नाम है सिंघोनिया का कक्कड़मठ मंदिर। कई बार कहा गया कि इस मंदिर को जो है भूतों ने बनाया था, लेकिन भूत वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में आएगा कच्छप घात के राजा कीर्तिराज ने जो है इसका निर्माण करवाया था। शंकर जी का यह मंदिर है, ये आपको याद रखना है, सिंहोनिया का कक्कड़मठ मंदिर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बिना किसी जोड़ का ये मंदिर बनाया गया, बिना किसी सीमेंट से के जोड़ का और पत्थरों से मिलकर के बनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। 1993 92-93 में जो है इसको जो है आपकी संवैधानिक मान्यता दे दी गई। राजस्थान के नागौर में ये जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू की गई थी और पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी 2 समितियाँ पूछी जाती हैं, किससे संबंधित हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये दोनों जो है पंचायती राज से संबंधित हैं, ये प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की खोज किस समय हुई थी? तो वैदिक काल में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में 1300, 1400, 1500 ऐसे कुछ करके दिया हुआ था। तो 1300 ईसा पूर्व में जो है लोहे की खोज हुई थी। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। लौह युग की बात करें, देखिए मानव इतिहास में एक अवधि थी जो क्षेत्र के आधार पर 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक में जो है लोहे की खोज की गई थी। ये इसमें आपको याद रखना है, तो 1300 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए कुछ अन्य जो है स्थान पूछे जाते हैं लोहे से संबंधित, तो वो है अहिछत्र और अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, यहाँ पर लोहे के साक्ष्य देखने को मिले हैं सबसे पहले। इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि अतरंजी खेड़ा में किसकी खोज हुई थी? तो लोहे की खोज यहाँ पर हुई थी, ठीक है? चलिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आज बना था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? देख लीजिए। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। सपा की खोज नहीं, टाइपिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना? मोबाइल पर सारा काम करते हैं। अभी आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे कुछ करेंगे। बाकी आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्या कर सकते हैं ना? हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको एक लाइक का बटन दबाना है, उसमें आपका क्या चला जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने की थी। ये प्रश्न भी आगे बन सकता है। अगर हड़प्पा पूछ लिया है, आगे मोहनजोदड़ो पूछेंगे। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन-सा था? ये अभी क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है ये बंदरगाह, ठीक है? तो ये प्रश्न आपका आगे बन सकता है और अभी शायद आज पूछा गया, नहीं पूछा गया, इसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये आगे ज़रूर बनेगा, इसलिए कन्फर्म है, ठीक है? तो लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। देख लीजिए, लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। कौन सा? लोथल, ठीक है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है वो साबरमती और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच में स्थित है। लेकिन प्रश्न बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप भोगवा को आंसर लगाएंगे, क्योंकि कई प्रश्नों में एमपीपीएससी में भी भोगवा नदी को माना गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया था? यह प्रश्न बना है। तो 1853 में नागपुर का अधिग्रहण किया गया था। कुछ जानकारी देखते हैं, देखिए। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1818 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का एक रियासत बना और 1853 में ब्रिटिश भारत में विलय करके नागपुर को एक प्रांत बना दिया गया। ये जो है आपकी जानकारी होगी नागपुर के बारे में। कुछ फैक्ट देख लें तो संतरों के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन बहुत फेमस है, देख लीजिए। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए ये नागपुर ज़्यादा फेमस है 1920 के अधिवेशन की वजह से, ठीक है? यहाँ पर जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है? याद रखिए, प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर साइंस की बात करें तो सिरका का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है? एथोनोइक अम्ल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है? और इसका सूत्र होता है CH3COOH। एल्काइन श्रेणी का ये अम्ल है, जिसको हम जो है सिरका या फिर एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को जो है दाब या फिर प्रणोद भी कहते हैं, ठीक है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। देखिए, तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, ठीक है ना? ये प्रश्न अभी पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक कौन है? तो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक होता है और दाब एक अदिश राशि है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है? इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पटवारी हो, आपका पटवारी की दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम एनालिसिस, उसके बाद आपका वन रक्षक आने वाला है उसका एग्जाम एनालिसिस हम कराएंगे, पट और एमपीएसआई और पुलिस सारे एग्जाम का हम एनालिसिस कराते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न सबसे पहले आपके लिए हम लेकर के आते हैं, ठीक है? चलिए, प्रदूषण से एक प्रश्न आया था आज। प्रदूषण वाले प्रश्न का पता नहीं चल पाया कि कौन सा प्रश्न था। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए हिंदी की बात करते हैं तो प्रश्न आया था 24 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं।
कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा 24 घंटे काम करता है भाई, उसका तो बड़ा रोला है, उसका तो बड़ा रोला है, 24 घंटे काम करता है, ठीक है ना? तो मतलब या फिर 24 घंटे बिज़ी रहता है, तो 24 मात्राएँ रोला में होती हैं, ठीक है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, आज पूछी गई थी। यमक अलंकार का उदाहरण पूछा गया था, छंद से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तत्सम तद्भव के प्रश्न बन रहे हैं और आज 7 से 8 प्रश्न जो है वो क्रम से लगाने के लिए आए थे हिंदी में, ठीक है? चलिए मतलब कि एक वाक्य दिया हुआ था पूरा लाइन, उसको तोड़-तोड़ करके अलग-अलग क्रम में बाँटा गया था, वो फिर बताया गया था कि इस क्रम को सजा करके एक वाक्य बनाइए, ठीक है? मैथ्स की बात करते हैं तो बोर्ड मास से आज 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और एक प्रश्न यहाँ पर आया था सीआई का कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये एसआई का प्रश्न था, सीआई का भी एक बना है देखिए। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न थे, डीआई बार ग्राफ से 5 प्रश्न थे, सीआई से प्रश्न आया था कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 20,000 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से कितना हो जाएगा? ऐसा प्रश्न कुछ आया हुआ था, ठीक है? टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न ट्रेन से था, 3D का एक प्रश्न बेलन वाला आया था, ऐसा बताया जा रहा है कि बेलन का और शंकु का एक-एक प्रश्न आज पूछा गया है। पाइप टंकी से प्रश्न बन रहे हैं, अनुपात समानुपात आज एक्स्ट्रा जुड़ गया है और माध्यिका का भी एक प्रश्न काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑर्डर रैंक रैंकिंग से 13 प्रश्न थे, सबसे ज़्यादा प्रश्न आज ऑर्डर एंड रैंकिंग से आए हैं। अब तो देखिए प्रश्न बचे नहीं हैं शायद व्यापकों के पास में, तो बंच में उठा करके प्रश्नों को डाल रहा है। ऑर्डर रैंकिंग से प्रश्न था, ठीक है? चलिए अभी लास्ट में बताएँगे अभी कि कौन-सा प्रश्न था ऑर्डर रैंकिंग से, ठीक है? नंबर सीरीज़ के 4 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ वाले भी प्रश्न थे और पेपर फोल्डिंग से 1 प्रश्न आया था। देखिए, ये प्रश्न देख लीजिए कौन-सा आया था, आपका रैंकिंग से एक प्रश्न मिला है। अरुण का क्रम ऊपर से 12वाँ है, वरुण का नीचे से 14 है, बीच में रमन बैठा हुआ है, तो अरुण और रमन के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? ऐसे प्रश्न जो है आपको देखने को मिले हैं, ठीक है? स्थान चेंज कर लेते हैं ना, बाएँ से 10वाँ है, दाएँ से 12वाँ है, अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो अब उसका दाएँ से कौन-सा स्थान होगा? ऐसे प्रश्न जो है बंच में देखने को मिल रहे हैं, 4-4, 5-5 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़े, एक प्रश्न डाइस से भी आज पूछा गया था। इंग्लिश की बात करते हैं तो वही पुराना पैटर्न है, एक्टिव पैसिव से 3 प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 6 प्रश्न, कंजक्शन का 1 प्रश्न, इडियम फ्रेज से 4 प्रश्न आ रहे हैं, टेंस के 2 प्रश्न, पैराजंबल के 4 प्रश्न जैसे पहले आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं और अरेंजमेंट अब मतलब पहले भी आ रहा था और अब भी अरेंजमेंट आ रहा है और मिसस्पेल्ड जो स्पेलिंग होती हैं वो भी आ रही हैं। प्रबंधन की बात करते हैं, कुछ नए टॉपिक मिले हैं देखिए, तो बैंकिंग प्रबंधन में पहले से जुड़ा हुआ है, आ ही रहा है, ठीक है? एकीकृत प्रबंधन आज पूछा गया था, विपणन से 2 प्रश्न, लेखांकन से 2 प्रश्न, मार्केटिंग से 5 प्रश्न, कंपनी एक्ट लगातार 4-5 शिफ्टों में पूछा जा रहा है। आज प्रश्न आया था रिस्क टेकिंग से संबंधित एक प्रश्न था और आउटडोर इंडोर से भी बताया गया है कि 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस कौन-कौन से होते हैं प्रश्न पूछा गया है, तो देख लीजिए आंसर, बूट वायरस, बहुआयामी वायरस और माइक्रो वायरस, ये कंप्यूटर वायरस के प्रश्न हैं, ठीक है? चलिए डीएमडी का फुल फॉर्म जो है दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि जो आखिरी वाला डी है उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है डाई ट्रॉफी जो है वो डीएमडी का अर्थ होता है, ठीक है? एचटीएमएल में एल का अर्थ पूछा गया था, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है और जो एल है लास्ट वाला उसका अर्थ लैंग्वेज हो जाएगा। हार्डवेयर से एक प्रश्न था, ओएसआई मॉडल से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। पावर पॉइंट में सारी स्लाइड को हम देखने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, ये पूछा गया था, एक साथ सारी स्लाइड को अगर हमें देखना है तो, ठीक है? ईएमआई में ई का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया था। मेमोरी के 2 प्रश्न थे, इनपुट आउटपुट के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, तो देखिए मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के कल 55 प्रश्न थे, आज 60 प्रश्न मैथ रीजनिंग के देखने को मिले हैं, 60 प्लस, ठीक है? हिंदी के पूरे 25 प्रश्न आ रहे हैं और क्रम से लगे हुए आ रहे हैं। पहले 25 प्रश्न जीके के, फिर 25 प्रश्न हिंदी के, ऐसा बताया गया है, ठीक है? मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा इधर-उधर हो जा रहा है, मैथ रीजनिंग को एक साथ कर दे रहे हैं, तो बच्चे काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? चलिए कंप्यूटर के 25 प्रश्न पूरे आए थे, जीके साइंस को मिलाकर के लगभग 45 प्रश्न पूछे गए थे, मैनेजमेंट के 15 से 18 ही प्रश्न आ रहे हैं। आज के शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो वही 145 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाने वाला है आज के शिफ्ट का। माफ़ कीजिएगा। तो ये हमने आपके लिए इतना मेहनत कर दिया, अब ये आपका फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है? बाकी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस एग्ज़ैक्ट हम आपको 6:30 या 7 बजे लेकर के आ जाएँगे, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी कंप्यूटर वाली वीडियो जो है लगभग पूरी हो चुकी है, 150 प्रश्न वाली, कल सुबह जो है आपको 9 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है? और प्रबंधन की भी हम एक अलग सी वीडियो ले आएँगे, 15 मार्च से अब तक जितने भी प्रश्न जो है प्रबंधन के पूछे गए। हाँ, प्रबंधन के एक और बता दें, प्रबंधन का केस स्टडी वाले 5 से 6 प्रश्न केस स्टडी पे आ रहे हैं। केस स्टडी का मतलब क्या है कि मतलब राम अपने ऑफ़िस में काम करता है, उसमें इतने व्यक्ति हैं, अब वो वेतन नहीं दे पाता है, तो बताइए उसके व्यक्तियों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे प्रश्न जो हैं वो केस स्टडी के 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।